हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ मेरा इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ब्लैंक एसएससी में। आज हम डिस्कस करेंगे सीजीएल का पोस्ट जॉइनिंग प्रोसेस। मतलब आप ज्वाइन तो आप हो जाते हो, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, आप ज्वाइनिंग के बाद कुछ कुछ चीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके डीवी के टाइम पे आपने सबमिट किए थे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके अलावा आपका पैन पैन कार्ड, आधार कार्ड तो है आपका, तो वो लेके जाना पड़ेगा। फिर कुछ कॉपी फ़ोटो भी आप लेके जाइए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कलर। और आपका बैंक का जो पासबुक है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले आपका जो तैयार होगा वो है आपका सर्विस बुक। तो सर्विस बुक कैसे तैयार होता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी तक एसएससी पे जमा किया है ना, वो इसमें क्या क्या होता है, आपका डीवी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाएगा, आपका जो एसएससी का जो एडमिट है, ठीक है, एडमिट कार्ड वो जाएगा। फिर जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तब उस टाइम पे आपका जो फ़ोटो होता है, ठीक है, उसका जो कमीशन कॉपी होता है, जो भी होगा सब कुछ एसएससी जो इसको डोजियर बोलता है, ठीक है, डोजियर। तो ये डोजियर ऑटोमेटिकली आपका ऑफिस के पास चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जो कि सर्विस बुक मेंटेन करेगा जो इंडिविजुअल या जो एम्प्लॉय, वो आपको बुलाएंगे और आपका सर्विस बुक क्रिएट होगा, ठीक है। सर्विस बुक में आपका सभी डिटेल्स लिखा हुआ होगा। और ये आपका एक बार ज्वाइनिंग ऑर्डर आ गया ना, उसके बाद ही होगा, ठीक है। ज्वाइनिंग ऑर्डर आने के बाद सर्विस बुक क्रिएट होगा आपका। और ये सर्विस बुक आपका रिटायरमेंट तक चलेगा, रिटायरमेंट तक चलेगा सर्विस बुक, ठीक है। फिर आते हैं हम गवर्नमेंट ईमेल आईडी। आपका एक गवर्नमेंट ईमेल आईडी बनेगा, ठीक है। समझिए कि abc.123@gov.in, ऐसा आपका एक ईमेल आईडी बनेगा, गवर्नमेंट ईमेल आईडी। ये आपका ऑफिशियल काम के लिए यूज़ होगा। ये आपका ई ऑफिस बोलिए, ठीक है, या फिर आपका जब आपार होगा, ठीक है, आपार के टाइम पे भी यूज़ होगा। आपार यानी आपका जो एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट करके कुछ होता है वो, ठीक है, ई ऑफिस के लिए, ठीक है। फिर अगर आप टिकट्स बुक करना चाहते हैं तो बलमल लौड़ी करके एक वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे ये सभी जगह पे आपका गवर्नमेंट ईमेल आईडी, कोई भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ईमेल आईडी यूज़ होगा। ये आपका जो ऑफिस होगा उसका जो कंप्यूटर सेक्शन रहेगा वो आपको बना के देगा, ठीक है। और ये एनआईसी से बनता है, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर आई थिंक, ठीक है। फिर आता है आपका फॉर्म 1। तो फॉर्म 1 क्या है, फॉर्म 1 है आपका पेंशन के रिगार्डिंग। जो भी आपका पेंशन वगैरह मिलेगा ना आपको, ठीक है, या फिर आपका जो भी ग्रुप इंश्योरेंस है, जैसे कि यहाँ लिखा है ना, ग्रेचुइटी, जीपीएफ, सीजीजीएस, सब कुछ जो आपको आफ्टर सर्विस मिलने वाला है उसके रिगार्डिंग है। तो आपको यहाँ पे सबका नाम लिखना पड़ेगा जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले उनका नाम, डीओबी और एड्रेस डालना है। फिर उनके साथ अपना रिलेशनशिप देना है, कितना शेयर उनको देना है वो, ठीक है। और अगर किसी कारण आपका देहांत हो जाता है, ठीक है, तो इनको आपका पैसा मिलेगा, ठीक है। नॉमिनी अगर माइनर है तो उसके लिए अलग डिटेल्स है, ठीक है। और फिर ऑल्टरनेट नॉमिनी का भी कुछ कुछ चीज़ें आपको भरना होगा, ठीक है। और कोई भी कॉन्टीजेंसी अगर सोचिए कि इनवैलिड होगा कब, ठीक है, सोचिए कि आपका डिवोर्स हो गया, ठीक है, या फिर इंसैनिटी, ठीक है, अगर आपका जो भी नॉमिनी है वो पागल हो गया किसी कारण, तो इस हिसाब से वो इनवैलिड भी हो सकता है। उसके बाद आपका सिग्नेचर और नंबर, टेलीफोन नंबर देना है, ठीक। फिर आता है फॉर्म 2। फॉर्म 2 भी फॉर्म 1 के रिलेटेड ही है। फॉर्म 2 में क्या क्या होता है, फॉर्म 2 में आपका नाम, डेजिग्नेशन और नेशनलिटी लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका नाम, मतलब सॉरी, इधर डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स है, तो फैमिली मेम्बर्स का ये डिटेल्स भरना है आपको। तो उनका नाम, उनका डीओबी, आधार नंबर जो कि ऑप्शनल है, ठीक है, उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो हेड ऑफ ऑफिस है, जनरली एडीसी होता है, तो वो साइन करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका ही कंटिन्यूशन है, यहाँ पे नाम वगैरह वो सब आपको डालना होगा। फिर ईमेल या मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो वो, जगह और डेट, फिर आपका सिग्नेचर डालना है। फिर आते हैं फॉर्म 3। फॉर्म 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फॉर्म 3 के अकॉर्डिंग ना
आपको मेडिकल, ठीक है, मेडिकल या फिर आपका जो एलटीसी है ना, आपको तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर हो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, मम्मी हो गया, पापा हो गया, बीवी, बच्चे, कोई भी, तो उनको वो भी एलिजिबल है मेडिकल एलटीसी के लिए। तो ये फॉर्म थी उसके उसके लिए है, डिटेल्स ऑफ फैमिली, ठीक है। तो ये आ गया आपका नाम, डेजिग्नेशन, डीओबी हो गया, ठीक है, और डेट भी डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर आता है आपका फैमिली मेम्बर्स का एक एक करके आप नाम दीजिएगा, डीओबी दीजिएगा, रिलेशनशिप दीजिएगा, मैरिटल स्टेटस दीजिएगा। रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं डिपेंडेंट या, ठीक है, डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर से हेड ऑफ ऑफिस का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, और फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर डालना है, यहाँ पे डेट डालना है, ठीक है। फॉर्म 3 बहुत मस्ट है, एक मतलब सबसे ज़रूरी फॉर्म 3 ही है। फिर आता है होम टाउन डिक्लेरेशन। जब भी आप एलटीसी क्लेम करने वाले हो, ठीक है, समझिए कि जैसे कि मेरा चेन्नई है ऑफिस, लेकिन मैं हूँ कोलकाता का, तो 1 साल बाद मैं एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ, ठीक है। तो 1 साल बाद अगर मैं घर जाता हूँ ना, मैं अगर घर जाता हूँ चेन्नई से कोलकाता, तो मैं एलटीसी क्लेम कर सकता हूँ, लीव ट्रैवल कॉन्सेशन। अभी मेरा टीए है तो मैं एसी 3 टायर के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। तो ये होम टाउन डिक्लेरेशन क्या है, आपका जो नाम है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, रेलवे स्टेशन, ये डालना है। क्योंकि जब भी आप एलटीसी क्लेम करते हैं तो ये चेक किया जाता है आपका होम टाउन डिक्लेरेशन, ठीक है, कि आपका कौन सा होम टाउन है, ये सब चेक किया जाता है कि अगर, क्योंकि आप एलटीसी क्लेम कर रहे हो, होम टाउन के लिए एलटीसी क्लेम कर रहे होगे, इसके कारण। फिर यहाँ पे आपका नाम, डेजिग्नेशन, डेट, फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर डालना है, और फिर यहाँ पे फिर से हेड ऑफ ऑफिस वाला सिग्नेचर, डेट, सील, वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है एनपीएस यूपीएस, ठीक है। अब आता है आपका पेंशन के टाइम का। पेंशन के टाइम पे आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, उसके लिए है एनपीएस यूपीएस है। तो जब भी आपका ज्वाइनिंग होगा उसके बाद आपको या तो एनपीएस या तो यूपीएस किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सैलरी बनेगा। तो एनपीएस में शायद 10 या 14% कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका, बेसिक और डीए, बेसिक प्लस डीए का, ठीक है। और यूपीएस के रिगार्डिंग मेरे को अभी तक उतना ज्ञान नहीं है, तो यूपीएस के रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो आप एक बार रिसर्च कर लीजिएगा एनपीएस और यूपीएस के में कौन सा आपके लिए बेटर है। फिर आपको एनपीएस में क्या होगा ना, आप जब भी ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपको एक, अगर एनपीएस लेते हैं आप, तो आपको एक एनपीएस का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आपका ऑफिस से ही हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा प्रान नंबर और प्रान किट, जिसमें प्रान कार्ड रहेगा। ये प्रान नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट मंथ आपको सैलरी फुल ग्रॉस सैलरी मिलेगा, ठीक है, लेकिन सेकंड मंथ से ना आपको ये एनपीएस डिडक्ट करवाना पड़ेगा, और ये एनपीएस जमा होता है, ठीक है, एनपीएस जमा होता है। आप एक वेबसाइट है और ऐप भी है प्रोटियन करके, एनपीएस प्रोटियन करके, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाता है एसबीआई, यूटीआई, सॉरी ये एसबीआई नहीं होगा, ठीक है, यूटीआई, एलआईसी, इस सब फंड में वो जमा हो जाता है। फिर मार्केट के अकॉर्डिंग वो उसमें ऊंच नीच देखा जा सकता है। तो आप इस ऐप से आप ट्रैक कर सकते हैं आपका कितना पैसा जमा, कितना गया, ज़्यादा कितना घट गया आपका, वो सब देख सकते हैं। तो ये रहा आपका एनपीएस और यूपीएस के रिगार्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्योंकि पेंशन के टाइम पे अगर आपको बेनिफिट लेना है तो ये तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। ये वीडियो मैंने थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि ये बहुत मतलब ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन है, शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत फैसिलिटीज़ मिलता है ना, तो फैसिलिटीज़ लेने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म सब सर्विस बुक में पेस्ट होता है, तो याद से ये करवा लीजिएगा, ठीक है। ऑफिस में ज्वाइन होते ही एक बार पूछ लीजिएगा, करवा लीजिएगा। तो फिर थैंक यू अंत तक जुड़े रहने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे क्वेरी डाल दीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है।
थैंक यू।